नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियाँ या दक्षिण भारत की नदियाँ, क्योंकि जितनी नदियाँ दक्षिणी भारत से निकलती हैं उन्हें हम दक्षिणी भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को भी दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांटकर इसकी स्टडी करेंगे। पहली है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें प्रमुख है दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। दूसरी साइड है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां, जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती तथा 600 के आसपास लगभग 600 छोटी नदियां इसमें शामिल हैं। तो इन सभी का अब हम विस्तार से वर्णन करेंगे। दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में बहती हुई हुगली नदी के अंदर मिल जाती है, इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी, जो कि रांची के पास नगड़ी नामक स्थान से निकलकर और यहाँ से उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 474 किलोमीटर है। इसके ऊपर लौह इस्पात का प्रमुख कारखाना है यहाँ पर, जिसका नाम है टिस्को, यानी टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो भारत में सबसे पहले लगा था। इसलिए इस नदी के अंदर बहुत सारा मलबा डाला जाता है, बहुत सारे केमिकल्स इसके अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी, जो कि उड़ीसा में क्योंझर नामक स्थान से निकलती है और आगे जाकर ब्राह्मणी नदी के साथ मिल जाती है। बालेश्वर, उड़ीसा का जिला है बालेश्वर। बालेश्वर में धामरा नामक स्थान पर जाकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वैतरणी की लंबाई है 365 किलोमीटर। वैतरणी का अर्थ है परलोक की नदी। इस नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है उड़ीसा के अंदर, इसलिए इसको उड़ीसा की गंगा भी कहा जाता है। अगली नदी है ब्राह्मणी नदी, जो कि निकलती है झारखंड से ही। ये देखिए, ये तीन नदियां झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। तीनों का ही उद्गम स्थान कहाँ पर है? झारखंड का छोटा नागपुर पठार। तो बात कर रहे थे ब्राह्मणी की। ब्राह्मणी, जो कि दो धाराओं के मिलने से बनी है। ऊपर से आ रही है ये दक्षिणी कोयल नदी और नीचे शंख नदी। दक्षिणी कोयल और शंख नदियां जहां पर मिलती हैं उस स्थान को कहेंगे वेद व्यास। वेद व्यास नामक स्थान का भी बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी की यह जन्म स्थली है, इसलिए इसको पवित्र माना जाता है। और उड़ीसा का राउरकेला नामक जो शहर है वो भी इसके पास में स्थित है। इसके बाद यह उड़ीसा में बहती हुई और धामरा नामक स्थान पर वैतरणी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्राह्मणी नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। नेक्स्ट महानदी। महानदी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दक्षिणी भारत की, यह निकलती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में रायपुर, जो इसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ की, उसके पास सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद यह उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? प्रायद्वीपीय नदी। तो यह एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और बहने के बाद यहाँ पर उड़ीसा में प्रवेश करती है और कटक के पास जाकर बहुत सारी वितरिकाओं में बट जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी की लंबाई है 857 किलोमीटर। इस दौरान बहुत सारी इसकी सहायक नदियां इसके अंदर आकर मिलती हैं, जैसे पैरी, सोंढुर, शिवनाथ, अरपा, जोंक, तेल आदि सभी सहायक नदियां मिलकर एक बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। इस नदी का अपवाह क्षेत्र है 1,41,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 53% यह झारखंड में बहती है और 47% यह उड़ीसा के अंदर बहती है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण नदी गोदावरी, जो कि दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इतनी विशाल होने के कारण, इसकी उपयोगिता के कारण, इसके दृश्यों के कारण यह नदी दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। क्या नाम दिए हमने गोदावरी को? बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा।
यह नदी पश्चिमी घाट की त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर नासिक जिले में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य जिला है नासिक और पश्चिमी घाट की श्रेणी है त्र्यंबक। वहां से गोदावरी का उद्गम होता है और उद्गम होने के बाद यह महाराष्ट्र और उसके बाद तेलंगाना और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में बहती हुई यहाँ राजमुंदरी के पास अपना डेल्टा बनाती है। 7 वितरिकाओं में यह बट जाती है और अपना डेल्टा बनाती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां इसके अंदर आकर मिलती हैं। सबसे पहले उत्तर की तरफ से पूर्णा नदी, पेनगंगा नदी, पेनगंगा के अंदर दूसरी सहायक नदी आकर मिलती है वर्धा। नेक्स्ट है वेनगंगा। जब पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा तीनों मिल जाती हैं तो उसके बाद यहाँ से मिलने के बाद यह प्राणहिता के नाम से आगे बहती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ से फिर एक नदी इंद्रावती इसके अंदर आकर मिलती है। ये सभी नदियां इसके उत्तर से आकर मिलती हैं। दक्षिण की तरफ से एक ही प्रमुख सहायक नदी है, नाम है मंजरा। मंजरा नदी इकलौती नदी है जो कि गोदावरी में दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। तो इस प्रकार से इसका अपवाह क्षेत्र भी सबसे अधिक है। 3,12,812 वर्ग किलोमीटर में बहती है, जो कि सबसे अधिक अपवाह इसका महाराष्ट्र में 50%, छत्तीसगढ़ के अंदर 20%, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर यह 30%। गोदावरी नदी कृष्णा नदी के साथ मिलकर एक विशाल डेल्टे का निर्माण करती है, जो कि भारत का दूसरा बड़ा डेल्टा है, जिसको KG डेल्टा के नाम से जाना जाता है। K फॉर कृष्णा और G फॉर गोदावरी। तो कृष्णा कावेरी, तो कृष्णा गोदावरी दोनों का डेल्टा KG डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है कृष्णा। यह दक्षिणी भारत की दूसरी बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसका जन्म भी या इसका उद्गम भी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नामक स्थान से हुआ है। राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर स्थान के जोर नामक गांव से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ। यहाँ से बहते हुए यह कर्नाटक और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में बहती हुई विजयवाड़ा नामक स्थान पर यह अनेक वितरिकाओं में बढ़ती है और उसके बाद अपना डेल्टा का निर्माण करती है। KG डेल्टा का यह निर्माण करती है। इस दौरान बहुत सारी इसकी सहायक नदियां इसके अंदर आकर मिलती हैं। इसके उत्तर से भीमा नदी, इसके दक्षिण से घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो कि 2 धाराओं से मिलकर बनती है, तुंगा और भद्रा। तुंगा और भद्रा जहां मिल जाती है वहां से इसका नाम हो जाता है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के बाद मिलने के बाद यहाँ इस नदी के ऊपर एक प्रमुख बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है नागार्जुन सागर बांध। बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है यह। इसके बाद उत्तर से एक और नदी आती है, मूसी नदी, जो कि हैदराबाद नगर इसके तट पे स्थित है। यहाँ से बहते हुए यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा के साथ साथ चलते हुए दक्षिण की तरफ मुड़ती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र भी काफी विशाल है, विस्तृत है। यह लगभग 2,58,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर अपना अपवाह क्षेत्र बनाती है, जिसके अंदर 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में और 29% आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में इसका अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। अगली नदी है पेन्नार नदी। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी नहीं है, कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई है 597 किलोमीटर। अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी भी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणियों से निकलती है। ब्रह्मगिरी श्रेणी जो कि कर्नाटक राज्य के कोगाडू जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी श्रेणी जो कि कर्नाटक राज्य के कोगाडू जिले में स्थित है, वहाँ इस नदी का उद्गम है। यहाँ से बहते हुए यह नदी तमिलनाडु के अंदर होते हुए और यहाँ पतनम नामक स्थान पर अपना डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इसके ऊपर भी एक महत्वपूर्ण बांध बनाया हुआ है,
बांध का नाम है शिव समुद्रम बांध। शिव समुद्रम जो कि न केवल भारत का बल्कि एशिया का पहला बांध है जो कि बिजली बनाने के लिए बनाया गया था, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट। 1902 में इसका निर्माण किया गया था और यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला बांध था। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां इसके अंदर आकर मिलती हैं, जैसे लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, अमरावती, भवानी, हेमावती, अर्कावती आदि। कावेरी नदी की एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह नदी प्रायद्वीप की इकलौती ऐसी नदी है जो सदा नीरा है, यानी 12 मासी है। इसके पीछे भी एक कारण है। कावेरी नदी का जो ऊपरी भाग है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से वर्षा प्राप्त करता है, जबकि इसका जो निचला भाग है वह उत्तरी पूर्व से आने वाली मानसून पवनों से जल प्राप्त करता है। अतः सारा वर्ष इसके अंदर जल की मात्रा संतुलित रहती है और यह कभी भी सूखती नहीं है। अतः यह क्या है? सदा नीरा नदी है। इसके ऊपर तिरुचिरापल्ली नामक नगर स्थित है जो कि हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थान है। नेक्स्ट है वैगाई नदी जो कि दक्षिणी भारत में यहाँ पर सबसे लास्ट में बहती हुई और पाक स्टेट के अंदर जाकर गिर जाती है। 258 किलोमीटर यह लंबी। ये थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां। नेक्स्ट देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां। अरावली पर्वत से निकलने वाली साबरमती नदी, इसके किनारे पर गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है इसके ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है माही नदी जो कि मध्य प्रदेश में निकलकर राजस्थान में बहती हुई और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा है। इस कर्क रेखा को एक ही नदी है जो 2 बार काटती है और नदी का नाम है माही नदी, जिसकी लंबाई 585 किलोमीटर। अगली अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप की प्रमुख नदी है नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। अमरकंटक से निकलने के बाद यह मध्य प्रदेश में बहती हुई महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती हुई गुजरात में भड़ोच नामक स्थान पर आकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के ऊपर भी एक महत्वपूर्ण बांध बनाया हुआ है सरदार सरोवर बांध जो कि बहुत ही विवादित है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो यह कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। 2 पर्वतों के बीच से यह रिफ्ट वैली के अंदर यानी भ्रंश घाटी के अंदर बहती है और भ्रंश घाटी के अंदर बहते हुए यह डेल्टा ना बनाते हुए यहाँ पर 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। अगली नदी है तापी नदी जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल नामक स्थान से निकलती है, महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। यह भी नर्मदा नदी के दक्षिण में इसके समानांतर बहते हुए और यहाँ पर सूरत के पास आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तापी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। दोनों ही नदियों में सहायक नदियों का अभाव है, यानी इसकी सहायक नदियां ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा विकसित नहीं है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट से 600 के आसपास यानी लगभग 600 छोटी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन बहुत छोटी हैं और ये सभी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं और प्रेशर से गिरने के कारण अपने सारे मलबे को, अपने सारे अवसाद को ये सागर के अंदर लेकर गिर जाती हैं। अतः यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, डेल्टे का निर्माण यहाँ पर ये नहीं करती। तो यह थी सारी नदियां दक्षिणी भारत की या प्रायद्वीप की नदियां। इसके अतिरिक्त कुछ नदियां होती हैं अंतःस्थलीय नदियां, यानी जो नदियां किसी सागर या समुद्र में ना मिलकर किसी झील के अंदर मिल जाती हैं या फिर जमीन पर ही किसी रेगिस्तान या मरुस्थल में जाकर विलीन हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, उन सभी नदियों को कहेंगे हम अंतःस्थलीय नदियां। जैसे लूनी नदी, हरियाणा की घग्गर नदी या फिर पूर्वी आसाम की नदियां या
जम्मू कश्मीर की बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो कि अंतःस्थलीय हैं, जो किसी सागर या समुद्र में ना गिरकर किसी झील में या फिर वहीं मरुस्थल के अंदर विलुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ तक आपने देखी भारतीय नदियों की जानकारी। इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।